एक गांव है नसीबपुर, शहर की चकाचौंध से दूर। यहाँ के लोग भोले हैं और पसीने की कमाई पर भरोसा रखते हैं। पर वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। इसी गांव के एक जर्जर से मकान में रहता है राघव का परिवार। राघव जमीन पर बैठा है, सामने बिजली का बिल और मुट्ठी भर सिक्के बिखरे हैं। उसकी पत्नी माया रसोई में बर्तन ऐसे रख रही है मानो जरा सी आहट भी घर की तंगहाली को और शोर दे देगी। माया इस महीने की गणित बैठ ही नहीं रही। फैक्ट्री की तालाबंदी के बाद जो आखिरी जमा पूंजी थी वो भी अब जवाब दे रही है। हिम्मत मत हारिए जी, कोई न कोई रास्ता तो कुदरत दिखाती ही है। जब एक राह बंद होती है तो ईश्वर 100 नहीं राहें बनाता है। राहें सिर्फ रईसों के लिए खुलती है माया, हम जैसे गरीबों के हिस्से में तो बस वसूली के नोटिस आते हैं। आज किराने वाले ने भी टोक दिया। बच्चों की पढ़ाई की फीस भी पहाड़ जैसी लग रही है। मुझे समझ नहीं आता क्या करूं। राघव की आवाज भारी हो गई थी। उनके बच्चे आर्यन और काव्या दरवाजे की ओट से ये सब सुन रहे थे। घर की हवा में ऐसी उदासी थी कि सांस लेना भी दूभर था। रात के खाने में सिर्फ पतली दाल और थोड़े से चावल थे। सन्नाटा गहरा था। तभी आर्यन ने चुप्पी तोड़ी। माँ, आज भी इस दाल से वही खुशबू आ रही है जो किसी बड़े ढाबे में भी नहीं मिलती। आपके हाथों में तो सच में जादू है। हाँ पापा, आपको याद है पिछले साल प्रधान जी के यहाँ दावत में माँ की बनाई सिंधी बिरयानी की कितनी चर्चा हुई थी। लोग कढ़ाई तक चाट गए थे। राघव ने निवाला रोक दिया। वो गहरी सोच में डूब गया। उसने माया की ओर देखा जो शर्म से आंखें झुकाए बैठी थी। माया, बिरयानी, क्या हम इसे अपना पेशा नहीं बना सकते? मेरे पास फिलहाल काम नहीं है, पर तुम्हारे पास ये अनमोल हुनर तो है। व्यापार, और वो भी मैं। घर का खाना खिलाना और बाजार में टिकना दो अलग बातें हैं। और हमारे पास लगाने को पैसा ही कहाँ है। पैसा कम है माया, पर इरादे तो ऊंचे हैं। हम बड़े शोरूम से नहीं, घर की इसी खिड़की से शुरुआत करेंगे। क्या तुम मेरा साथ दोगी? ठीक है जी, अगर आपको मुझ पर इतना भरोसा है तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगी। उसी रात एक छोटे से हाँ ने उस घर की मुफलिसी में उम्मीद का दिया जला दिया। अगली सुबह राघव और माया शहर की मुख्य मंडी में थे। भैया, लहसुन और प्याज का दाम थोड़ा वाजिब लगाओ। अगर काम जम गया तो हम रोज यहीं से सामान लेंगे। अरे भाई, जब जमेगा तब देखेंगे, अभी तो जो भाव है वही देना होगा। बाजार में आग लगी है, दुकानदार ने रूखा जवाब दिया। राघव ने उदास मन से पैसे गिने। बजट वाकई बहुत कम था। माया ने उसे आगे बढ़ने का इशारा किया। उन्होंने बेहतरीन मसाले चुने, भले ही मात्रा कम रखी। सुनिए, हम चावल और मसालों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं करेंगे। ग्राहक दाम भूल सकता है, पर जुबान पर चढ़ा बुरा स्वाद कभी नहीं भूलता। तुम ठीक कहती हो माया, बाकी खर्चे काट लेंगे, पर स्वाद राजसी ही रहेगा। वे भारी थैले लेकर घर लौटे। ये सिर्फ राशन नहीं था, ये उनके आने वाले कल की नींव थी। रसोई घर अब किसी रणक्षेत्र जैसा लग रहा था। चूल्हे पर बड़ा पतीला चढ़ा। आर्यन और काव्या भी मोर्चे पर थे। आर्यन, अदरक और मिर्च को सिलबट्टे पर बारीक पीसना, और काव्या, तुम चावलों को ठीक 15 मिनट पानी में रखना, उससे ज्यादा नहीं। जैसे ही माया ने गर्म तेल में साबुत मसाले डाले, पूरा घर एक रूहानी खुशबू से महक उठा। इलायची और जावित्री की खुशबू ने घर की सीलन वाली गंध को हमेशा के लिए मिटा दिया। राघव ने बाहर एक तख्ती टांग दी जिस पर लिखा था, अन्नपूर्णा, माँ के स्वाद वाली बिरयानी। अगर महक ऐसी है तो स्वाद कैसा होगा? शायद हमारी तकदीर अब करवट ले ले। शाम को घर के बाहर एक छोटी सी मेज सजाई गई। पतीला रखा गया। लोग आ जा रहे थे। पापा, मैंने अपने कॉलेज के ग्रुप्स पर फोटो डाल दी है। सब पूछ रहे हैं कहाँ है ये दुकान। घड़ी की सुइयां भाग रही थीं। 6 बजे, 7 बजे, फिर 8 बजे। लोग बोर्ड देखते, खुशबू सूंघते और आगे बढ़ जाते। राघव की उम्मीदें टूटने लगी। अभी तक बोहनी भी नहीं हुई जी। डर लग रहा है कि सारी मेहनत बेकार न चली जाए। सब्र रखो माया, अभी दफ्तरों की छुट्टी हुई है। लोग थके हारे लौटेंगे, बस देखते जाओ। रात के 10 बज गए। सड़क वीरान हो गई। पतीला लगभग भरा हुआ था। सिर्फ 2 प्लेटें बिकी थीं, वो भी पास के एक रिक्शा वाले ने रियायत पर ली थीं। पूरा परिवार उसी पतीले की बिरयानी खाने बैठा। स्वाद लाजवाब था, पर गले से नीचे नहीं उतर रहा था, क्योंकि उसमें नाकामी की कड़वाहट घुली हुई थी। हौसला मत हारिए, महल एक दिन में नहीं खड़ा होता। आज 2 आए हैं, कल 10 आएंगे। बिरयानी में कमी नहीं है, बस अभी लोगों की नजरों में नहीं आई है। पर माया, हमारे पास रोज नुकसान झेलने की गुंजाइश नहीं है। अगला दिन और भी भारी था।
राघव फिर वहीं खड़ा था, पर आज कंधों पर कल की हार का बोझ था। तभी एक ऑटो वाला वहां रुका। बाबूजी, आधी प्लेट मिलेगी क्या? जेब में पैसे थोड़े कम हैं। अरे भाई, तुम पूरी प्लेट खाओ, पैसे की फिक्र मत करो, पेट की आग पहले बुझनी चाहिए। राघव ने गर्म गर्म बिरयानी परोसी। ऑटो वाले ने जैसे ही पहला निवाला लिया, उसकी आंखें चमक उठीं। साहब, ये क्या बना दिया आपने? मैं बरसों से इस शहर की सड़कों पर खा रहा हूँ, पर ऐसी बिरयानी तो बड़े सितारों वाले होटलों में भी नहीं मिली। इसमें तो घर का सुकून है। सच कह रहे हो भाई, या बस मेरा मन रखने के लिए? कसम अन्नदाता की बाबूजी, आप मेरा कार्ड रखो, कल अपने पूरे स्टैंड के साथियों को यहीं लाऊंगा। ये स्वाद तो दुनिया को पता चलना चाहिए। उस एक ग्राहक की दुआ ने राघव के भीतर की बुझती आग को फिर से जला दिया। अगले दिन उस ऑटो वाले ने अपना वादा निभाया। दोपहर में 5-6 ऑटो वहां कतार में थे। भाई साहब, मसालों का क्या मेल है, और चावल देखो, बिल्कुल मोतियों की तरह खिला हुआ। 2 प्लेट पैक भी कर दो, घर वाले भी चखेंगे। उस दिन राघव जब घर लौटा तो पतीला खाली था और दिल उम्मीदों से भरा हुआ। अगली सुबह पूरी टोली योजना बनाने बैठी। पापा, अब मांग बढ़ रही है, लोग वेज और अंडा बिरयानी भी मांग रहे हैं। लेकिन बेटा, मैं अकेले इतना सब कैसे संभालूंगी? बर्तन भी छोटे हैं। मैं हूं ना माया, मैं सुबह सब्जियां काट दूंगा, काव्या हिसाब रखेगी। हमें रिस्क तो लेना ही होगा। अब स्टॉल पर 3 अलग पतीले थे। मेहनत बढ़ गई थी, थकान जिस्म को तोड़ रही थी, पर कमाई ने मरहम का काम किया। लेकिन तभी एक नई मुसीबत आई। सड़क के नुक्कड़ पर एक शानदार दुकान खुली, नवाबों का जायका। वहां कांच के दरवाजे थे, एसी था और दाम बहुत कम। राघव भाई, वो लोग तो बहुत सस्ता दे रहे हैं, अब तुम्हारे इस खुले स्टॉल पर कौन आएगा? अपना अपना नसीब है भाई, ईश्वर सबका ख्याल रखता है। पर राघव अंदर से कांप गया। धीरे धीरे भीड़ उस चमक धमक वाली दुकान की तरफ खिसकने लगी। पापा, हमें भी रेट कम करने चाहिए, वो 70 में दे रहे हैं। रेट कम करने का मतलब है घटिया तेल और पुराना मांस। मैं लोगों की सेहत से खिलवाड़ नहीं कर सकती आर्यन। हम माँ का स्वाद बेचते हैं, कोई कचरा नहीं। परिवार ने उसूलों को चुना, भले ही बिक्री आधी रह गई। बारिश के दिन आए, सड़क पर कीचड़ हो गया। राघव भीगता हुआ खड़ा रहता, पर ग्राहक नदारद थे। अंदर आ जाइए जी, आज कोई नहीं आएगा, जान है तो जहान है। नहीं माया, अगर एक भूखा मुसाफिर भी आ गया तो मैं उसे खाली हाथ नहीं जाने दूंगा, यही मेरा धर्म है। महीना खत्म होते होते जमा पूंजी फिर सिमट गई। शायद हमें हार मान लेनी चाहिए माया, हम इन बड़ी मशीनों और विज्ञापन से नहीं लड़ सकते। हमने हारने के लिए शुरुआत नहीं की थी। याद है उस ऑटो वाले ने क्या कहा था? हमारे खाने में रूह है, बस थोड़ा और सब्र। तभी आर्यन भागता हुआ आया। पापा, खबर सुनी? नवाबों के जायका पर छापा पड़ा है। वे बासी खाना खिला रहे थे, कई लोग अस्पताल पहुंच गए। फूड इंस्पेक्टर ने दुकान सील कर दी है। अगली सुबह सूरज के साथ साथ राघव की किस्मत भी चमकी। पुराने ग्राहक तो लौटे ही, साथ ही नए लोगों का तांता लग गया। तभी राघव का फोन बजा। जी हाँ, मैं राघव बोल रहा हूँ। कितना? 300 प्लेट? कल दोपहर? राघव के हाथ कांपने लगे। शहर के मशहूर बिजनेसमैन मिस्टर सिंघानिया की पोती का जन्मदिन है। उन्होंने हमारी बिरयानी की तारीफ सुनी है। कल 300 प्लेट का ऑर्डर है। 300 प्लेट? पर हमारे पास ना इतने बर्तन हैं, ना इतनी ताकत। ये हमारी आखिरी परीक्षा है माया, अगर ये पार कर ली तो गरीबी का नामो निशान मिट जाएगा। उस रात पूरा घर एक कारखाने में तब्दील हो गया। पड़ोसियों से बड़े देग उधार मांगे गए। आर्यन और काव्या ने रात भर प्याज और लहसुन छीले। माया पसीने से तरबतर थी, पर उसकी आंखों में एक जुनून था। सुबह के 11 बजे तक सारा खाना पैक होकर गाड़ी में लोड हो गया। पूरी रात सन्नाटे में कटी। अचानक फोन की रिंगटोन गूंजी। राघव ने स्पीकर ऑन किया। राघव जी, अरे भाई, क्या कमाल कर दिया। मेहमानों ने खाने की इतनी तारीफ की कि मेरा सिर फख्र से ऊंचा हो गया। पैसा मैंने ट्रांसफर कर दिया है और आगे के सारे फंक्शन के लिए आप ही हमारे पार्टनर रहेंगे। मैसेज की टिंग हुई। खाते में इतनी रकम थी कि राघव की आंखों से आंसू छलक आए। माया, हम जीत गए। 6 महीने बाद नसीबपुर गांव के उस मोड़ पर अब एक पक्का और सुंदर रेस्टोरेंट है, अन्नपूर्णा रसोई। अब वहां 50 में ही सैकड़ों ऑर्डर्स रोज आते हैं। पूरा परिवार आज भी जमीन पर बैठकर खाना खाता है। एक वक्त था जब निवाला गले से नहीं उतरता था, और आज हम शहर को खिला रहे हैं। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ माया। नहीं जी, ये आपकी हिम्मत, बच्चों की मेहनत और ऊपर वाले के आशीर्वाद की जीत है। और ये तो बस शुरुआत है। ये कहानी थी उस बिरयानी की जिसमें सिर्फ मसाले नहीं, एक परिवार का अटूट विश्वास और प्यार मिला हुआ था। गांव का नाम था सोनपुर। न बहुत बड़ा, न बहुत छोटा।
एक ऐसा गांव जहां हवा की सरसराहट से ज्यादा लोगों की कानाफूसी तेज चलती थी। यहाँ कोई नया आदमी आए तो अगले ही दिन पता चल जाता है कि वो कहाँ से आया, किसके यहाँ रुका और क्या खाया। गांव के चौराहे के पास एक पुराना पीपल का पेड़ था। दोपहर के ठीक 12 बजे वहां एक शख्स अपना ठेला लेकर आता। उसका नाम था माधव। उम्र करीब 35 साल, सांवला रंग और आंखों में एक ऐसी गहराई जैसे वो बहुत कुछ सहकर अब शांत हो चुका हो। माधव जो बनाता था वो लाजवाब था, मटन चावल। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि माधव उस मटन चावल का एक पैसा भी नहीं लेता था। शुरुआत में गांव वालों को लगा कि शायद किसी अमीर का बेटा है जो शौक पूरा कर रहा है। कुछ ने कहा कि कोई मन्नत होगी। लेकिन जब हफ्ता बीत गया और माधव रोज वही लजीज मटन चावल मुफ्त में बांटने लगा तो गांव के लोग सकते में आ गए। माधव की सबसे पहली ग्राहक रोज की तरह पार्वती दादी थीं। 70 साल की उम्र, सफेद बाल और जुबान ऐसी कि बड़े बड़े चुप हो जाएं। पार्वती दादी अपनी पीतल की प्लेट लेकर आती, खुशबू सूंघती और कहती, अरे माधव, आज तो मसालों की महक दूर तक पहुंच रही है। आज फिर क्या जादू किया है? माधव हल्का सा मुस्कुराता और कहता, दादी, आपकी नाक को कोई धोखा नहीं दे सकता। पार्वती दादी प्लेट लेते हुए आवाज नीची कर लेती, बेटा, ये जो तू कर रहा है ये कब तक चलेगा? मटन और चावल मुफ्त में नहीं आते। अपनी गृहस्थी का भी सोच, थोड़ी कमाई कर लिया कर। माधव चावल का ढेर लगाते हुए बोला, दादी, आप बस स्वाद का आनंद लीजिए, बाकी सब वो ऊपर वाला देख रहा है। ऊपर वाला तो देख ही रहा है, पर नीचे वाले भी देख रहे हैं। साफ बता, इतना पैसा लाता कहाँ से है? माधव ने बात काटते हुए कहा, दादी, मटन चावल ठंडा हो रहा है, पहले आप चखिए फिर डांटिएगा। ठीक है, आज छोड़ रही हूँ, पर याद रख, गांव के लोग मुफ्त के निवाले में जहर ढूंढने के आदी हैं। धीरे धीरे ठेले पर भीड़ बढ़ने लगी। किसान, चरवाहे और स्कूल के बच्चे सब वहां जुटने लगे। लोग खाते, उंगलियां चाटते और पीठ पीछे वही एक सवाल, मुफ्त क्यों? भीड़ में एक लड़का था, आर्यन, 20-22 साल का, थोड़ा आवारा और हद से ज्यादा जिज्ञासु। वो रोज आता, भर पेट खाता और माधव को सवालों से घेरता। एक दिन आर्यन ने सीधे पूछ लिया, माधव भाई, आज तो राज खोलना ही पड़ेगा। इतना घी, मसाले और मटन, जेब ढीली नहीं होती क्या? कमाते क्या हो? माधव ने शांति से जवाब दिया, तू पेट भरता है ना, बस उतना ही काफी है। आर्यन चिढ़ गया, ठीक है, आज नहीं तो कल मैं तेरा कच्चा चिट्ठा खोल कर रहूंगा। माधव ने बिना मुड़े कहा, जरूर कोशिश करना, बस कल खाना खाने वक्त पर आ जाना। उस शाम आर्यन ने सच में माधव का पीछा किया। ठेला समेटकर माधव गांव के एकदम छोर पर बने एक कच्चे मकान में गया। आर्यन छुपकर खिड़की से झांकने लगा। घर में बस 2 बर्तन और कोने में बोरी में थोड़े से चावल। आर्यन को लगा ये तो खुद फकीर जैसा रह रहा है, फिर इतना दान कैसे? माधव ने एक पुरानी लकड़ी की संदूक खोली। आर्यन की धड़कनें तेज हो गईं। उसे लगा अब सोने के सिक्के निकलेंगे, लेकिन संदूक से निकली एक फटी हुई पुरानी फाइल। माधव ने उसे कुछ देर देखा, फिर बंद कर दिया। उसके बाद वो अगले दिन के लिए मसालों को कूटने लगा। आर्यन का दिमाग चकरा गया। कोई खजाना नहीं मिला, बस एक रद्दी फाइल। अगले दिन आर्यन फिर ठेले पर पहुंचा। इस बार वो लाइन में नहीं लगा, सीधे माधव के करीब गया। भाई, कल मैं तेरे घर गया था, कुछ खास मिला नहीं, पर सवाल और उलझ गए। माधव हंसा, तू जल्दी में है आर्यन, सच को पकने में वक्त लगता है। इसी बीच गांव में एक नया किरदार आया, रविंद्र। वो पास के शहर से आया था, साफ कपड़े और आंखों में चालाकी। उसने सड़क के दूसरी तरफ अपना काउंटर लगाया और बोर्ड टांगा, स्पेशल मटन चावल, 60 रुपए प्लेट। पहले दिन लोग हंसे, पर रविंद्र ने जहर बोना शुरू किया कि मुफ्त की चीज में कोई न कोई खराबी तो होगी ही, अपनी जान का ख्याल रखो। यही एक लाइन गांव में आग की तरह फैल गई। लोगों के मन में शक पैदा हो गया। दोपहर को माधव का ठेला तो लगा, पर भीड़ आधी हो गई। पार्वती दादी आई, पर उनके चलने में झिझक थी। दादी ने धीरे से कहा, बेटा,
आज रौनक कम है। कोई बात नहीं दादी, कम लोगों को ज्यादा प्यार से खिलाऊंगा। दादी बोली। चुप्पी को लोग कमजोरी समझते हैं माधव, कुछ बोल वरना ये गांव तुझे निगल जाएगा। बात सरपंच ठाकुर विक्रम सिंह तक पहुंची। ठाकुर साहब सख्त आदमी थे। एक दिन वो खुद ठेले पर आए और बोले, माधव, गांव में तरह तरह की बातें हो रही है, तू बता दे ये पैसा कहाँ से आता है, वरना हमें कानून का सहारा लेना पड़ेगा। माधव ने विनम्रता से कहा, ठाकुर साहब, ये मेरी मेहनत की कमाई है जो मैं अपने तरीके से खर्च कर रहा हूँ। तभी रविंद्र बोल पड़ा, कैसी मेहनत? इसके घर में एक फाइल है, शायद किसी घोटाले के कागज हैं। अगले दिन गांव में डॉक्टर बुलाकर खाने की जांच हुई। डॉक्टर ने खाना चखा और कहा, इतना शुद्ध और स्वादिष्ट मटन चावल तो शहर के होटलों में भी नहीं मिलता। भीड़ को राहत मिली, लेकिन रविंद्र ने नया राग आलापा। खाना सही है, पर इसकी नीयत क्या है? फाइल में क्या छुपा है? उस रात माधव ने अपनी संदूक खोली और उस फाइल को बहुत देर तक सीने से लगाकर बैठा रहा। अगले दिन गांव की चौपाल लगी। सारा गांव इकट्ठा था। ठाकुर साहब ने कहा, माधव, आज या तो सच सामने आएगा या तेरा ठेला यहाँ से जाएगा। माधव आगे आया, हाथ में वही फाइल थी। उसने कहा, मैं सच बता दूंगा, लेकिन एक शर्त है। सच जानने के बाद मैं यहाँ दोबारा ठेला नहीं लगाऊंगा। गांव में सन्नाटा छा गया। माधव ने फाइल से पहला कागज निकाला। वो एक अस्पताल का बिल था। उसने कहना शुरू किया, आज से 15 साल पहले मेरा छोटा सा परिवार था। मेरी छोटी बहन, जिसे मटन चावल बहुत पसंद था। हम बहुत गरीब थे। एक रात उसने जिद की, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने उसे डांट कर सुला दिया। उस रात उसे तेज बुखार आया और इलाज के लिए पैसे ना होने के कारण सुबह तक उसने दम तोड़ दिया। भीड़ की सांसें थम गईं। माधव ने दूसरा कागज निकाला। उस दिन मुझे एक अजनबी ने खाना खिलाया था। उसने कहा था, बेटा, दुनिया में सबसे बड़ी गरीबी पैसे की नहीं, बल्कि खाली पेट सोने की मजबूरी है। मैंने उसी दिन कसम खाई थी कि मैं अपनी पूरी जिंदगी मजदूरी करूंगा और जितना कमाऊंगा उससे भूखों का पेट भरूंगा, ताकि कोई भाई अपनी बहन को बिना खिलाए ना सुलाए। माधव ने तीसरा कागज निकाला। वो उसकी 12 साल की मेहनत का हिसाब था। मैंने शहर में ढाबों पर बर्तन धोए, ईंटें ढोई और पाई पाई जोड़ी। मैं ये पैसा गांव पर नहीं उड़ा रहा, मैं इसे अपनी बहन की याद में निवेश कर रहा हूँ। आर्यन ने कांपती आवाज में पूछा, पर भाई, तूने सच छुपाया क्यों? माधव मुस्कुराया, पर उस मुस्कान में दर्द था। इसलिए आर्यन, क्योंकि जिस दिन लोगों को पता चलता है कि खिलाने वाला दानी है, लोग खाना छोड़कर उसकी औकात नापने लगते हैं। मैं नहीं चाहता था कि कोई मुझे मसीहा समझे और खुद को भिखारी। मैं तो बस स्वाद बांटना चाहता था। रविंद्र का सिर झुक गया। ठाकुर साहब और गांव वाले शर्मिंदा थे। पार्वती दादी आगे बढ़कर माधव के सिर पर हाथ रखा। बेटा, हमें माफ कर दे। माधव ने अपना सामान समेट लिया था। उसने कहा, सच जब बाहर आता है तो वो सुकून छीन लेता है। अब आप जब भी मटन चावल खाएंगे, आपको मेरा चेहरा और बड़ी कहानी याद आएगी, खाने का स्वाद नहीं। उस दिन के बाद सोनपुर के उस पीपल के पेड़ के नीचे वो ठेला फिर कभी नहीं लगा।